हेलो बच्चों। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में मैं आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर नंबर 6 जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब से इस चैप्टर में क्या होगा, जो बातें होंगी, जो आगे के जो टॉपिक रिलेटेड है वो सारे के सारे रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इवन जो गॉस लॉ हम जब चैप्टर एंड करेंगे उसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे गॉस लॉ, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होने वाला है। तो कह सकते हैं आज का जो लेक्चर है वो आगे के टॉपिक के लिए, इस चैप्टर में आगे के सफर के लिए काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मतलब आज की क्लास क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी थी चार्ज से, फिर हमने पढ़ा मेथड ऑफ चार्जिंग, फिर हमने पढ़ा कूलम्स लॉ, उसके बाद हमने करा था कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स, फिर हमने पढ़ा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो आई होप आपने ये सारी चीजें देख ली होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो अभी भी YouTube पे जाके इन सारे के सारे लेक्चर्स को आराम से देख सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है ना, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कूलम्स लॉ अच्छे से पढ़ रखा है या अच्छे से समझा है। तो जिनको भी कूलम्स लॉ में थोड़ा सा भी डाउट है वो सबसे पहले कूलम्स लॉ का जो लेक्चर है जो YouTube पे प्रेजेंट है आपका AB फिजिक्स YouTube चैनल पे, वहां पे जाके कूलम्स लॉ का लेक्चर देखें और वहां से अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा। तो आप सबको पता तो चल चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है क्योंकि आज के बाद जितने भी टॉपिक होंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। तो इस लेक्चर को आराम से अच्छे से समझें, राइट, मन लगा के इस लेक्चर को देखें और जब भी आप घर पे लेक्चर को देख रहे हो तो नोट्स बनाएं अपने हाथों से, क्योंकि अपने हाथों से जब आप नोट्स बनाओगे तभी चीजें अच्छे से क्या होती हैं, समझ में आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड आज का लेक्चर क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सब कह रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, अभी इससे पर्दा उठाएंगे, इस टॉपिक से फील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। देखो तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डाल सकते हो आप कॉपी में। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। सिंपल सी चीज देखो, जैसे मान लो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है तो एग्जांपल से समझेंगे पहले। तो मान लो जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास Q, प्लस Q एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, काफी छोटा सा है, और एक छोटा सा चार्ज है मेरे पास यहां रखा है Q1। तो क्या प्लस Q, और साइड से ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा तो यहां पे बना देता हूं आपके लिए। तो ये जो प्लस Q है और ये जो Q1 है, क्या ये प्लस Q इस Q1 पे फोर्स लगा पाएगा? तो आपको आप बोल रहे होंगे सिंपल सी बात है, माइंड में पता है मैं, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, दोनों चार्जेस बहुत छोटे भी हैं, तो सिंपल सी बात है ये वाला चार्ज इस पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, ठीक है। अब इस चीज को अब करना क्या है, उस चार्ज को मान लो हाथ से पकड़ा, तो मैंने देखो इस चार्ज को मैंने यहां से हाथ से पकड़ा और इस चार्ज को उठा के ला रहा हूं, लाया 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 लाया, ऐसे लाया 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 लाया, यहां पे ले आया, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे इस Q1 चार्ज को मैं यहां से उठा के यहां पे लाया तो इस प्लस Q ने क्या करा, इस पे फोर्स लगाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो अगर ये Q1 यहां पे आ गया तो ये प्लस Q इस पे फोर्स लगा रहा है, इसे और पास लाएंगे तो और ज्यादा फोर्स लगा रहा है, यहां पे ला रहे हैं तो भी फोर्स लग रहा है और ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस Q1 को यहां पे ला रहा हूं तब भी और ज्यादा फोर्स लग रहा है। मतलब जो फोर्स है वो यहां से लगना स्टार्ट हो गया। इसके बाहर अगर ये Q1 चार्ज है, मतलब इस पॉइंट के बाहर अगर ये Q1 चार्ज है तो ये जो प्लस Q वाला चार्ज था वो बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा पा रहा था, ठीक है। मतलब आपको एक बात समझ में आ गई कि भैया कि आपने यहाँ पे प्लस Q चार्ज माना और एक छोटा सा Q1 चार्ज माना। जब वो Q1 बहुत दूर था
तो ये प्लस क्यू चार्ज उस पर फोर्स नहीं लगा पा रहा था। उस Q1 चार्ज को हम उठा उठा के पास में ला रहे थे, तो एक पॉइंट मिला स्टार्टिंग में जहां से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। उसके बाद उस Q1 चार्ज को और पास ला रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। और ज्यादा पास लाएंगे तो और ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें, ये जो एग्जांपल दिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटेड है, ये चीज समझ, ये चीज बताओ। अब देखो, इस चीज को समझ सकते हो आप बहुत ज्यादा इजीली तरीके से, बहुत ज्यादा आसान तरीके से। एक एग्जांपल दूंगा, लाइव एग्जांपल, मतलब रियल लाइफ में जो आपने देखा भी है। तो जैसे मान लो आप किसी गली में रहते हो एंड उस गली में कुत्ता है, उस गली में कुत्ता है मान लो, या दो कुत्ते हैं या फिर एक ही कुत्ता है मान लो। अब देखो, वो जो गली है वो उस कुत्ते की है, वो पूरी गली उस कुत्ते की है क्योंकि वो उस गली में ही रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी दूसरी गली का कुत्ता उस गली में आता है तो वो क्या करता है कि जो उस गली में रहता ही था पहले से, वो कुत्ता क्या करता है, दूसरी गली के कुत्ते पे फोर्स लगाता है, तो उस पे भौंकता है वो, और भौंक भौंक के उस कुत्ते को उस गली से बाहर ले जा देता है। जैसे ही दूसरा वाला कुत्ता गली से बाहर निकल जाता है तो उसका वो पीछा छोड़ देता है। मतलब वो जो कुत्ता है वो क्या सोचता है कि वो जो गली है वो इसका क्या है, पूरा इलाका है, और उस इलाके में अगर कोई भी नया कुत्ता आएगा तो उस पे वो क्या करता है, फोर्स लगा। लेकिन उस इलाके से अगर बाहर रहता है तो उस कुत्ते को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो उस इलाके में एंटर नहीं कर रहा। ऐसी ये प्लस क्यू जो चार्ज है, ये वाला, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या करता है, अपने आसपास एक इलाका क्रिएट करता है। मतलब इस प्लस क्यू का भी क्या है, अपने आसपास एक इलाका है। ये रहा, इस प्लस क्यू का ये इलाका है, देखो इतना बड़ा इलाका, ठीक है। तो प्लस क्यू का ये जो इलाका है, इस इलाके को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नई चीज नहीं है, मतलब कोई ये डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये जस्ट क्या है, प्लस क्यू जो चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उसके आसपास का जो स्पेस होता है, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देसी लैंग्वेज में भैया अगर किसी को भी समझाना हो तो ये कह सकते हो, किसी भी चार्ज का जो इलाका होता है उस इलाके को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। और इस इलाके में अगर कोई भी चार्ज आएगा तो उस पे क्या लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा। वो सिंपल सी बात बोलेगा, ये मेरा इलाका है और इस इलाके में आओगे तुम तो क्या लगेगा, आप पे फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा मतलब क्या है, इलाका। और इस इलाके में अगर कोई भी चार्ज आता है तो क्या करता है, ये वाला जो चार्ज होता है वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। जिस चार्ज का इलाका होता है उस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। जिसका इलाका होता है उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, मतलब ठीक है, देसी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में तो समझ में आ गया, इलाका, एरिया। तो वही चीज है, उसी चीज को बुक्स में लिखा रहता है। कैसे लिखा रहता है, देख, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस और इन्वायरमेंट, स्पेस और इन्वायरमेंट अराउंड, स्पेस और इन्वायरमेंट अराउंड द चार्ज in which another charge experience a force। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा हिंदी में क्या मतलब है, इलाका मतलब है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस और इन्वायरमेंट है किसी चार्ज के आसपास, एंड उस इलाके में, उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अभी तक ये जो छोटा सा शब्द था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये डस्टर है, मैंने अपने हाथ में रखा, और मान लो इस डस्टर के आसपास ये इलाका है इतना, तो इस डस्टर के आसपास का ये जो इलाका है, पूरा इलाका, इस इलाके को ही हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे आपको पता है कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो नेगेटिव चार्ज, तो इसके आसपास भी स्पेस होगा, इसके आसपास भी कुछ स्पेस है, तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ऐसे इसके आसपास का जो स्पेस है उसे भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, राइट। अब देखो,
ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख रहा हूं आपके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो रेडियली आउटवर्ड होती है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। और जो नेगेटिव चार्ज होती है उसकी जो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? रेडियली इनवर्ड। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? रेडियली इनवर्ड, राइट। तो क्या याद रखना है अभी के लिए? समझाऊंगा, फील करवाऊंगा, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं भागेंगे आगे, फील करेंगे टॉपिक पूरा। देखो तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है। अब बात आती है रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे मतलब है फोर्स का। मतलब क्या? जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास का जो स्पेस है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज है, तो सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में रिपल्सन होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? बाहर की तरफ। और यहीं पे इस चार्ज को लेके आओ तो इस पे फोर्स कहां लगेगा? अंदर की तरफ, राइट। तो मतलब जनरली जो रेडियली इनवर्ड है वो इसलिए देखा गया है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज लेके आ रहे हो तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आए थे हम, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लग रहा था? बाहर की तरफ। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो अंदर की तरफ। इसलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली इनवर्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज लेके आते तो फिर तो अलग हो जाता। तो इसका जो कंफ्यूजन है वो दूर होता है टेस्ट चार्ज से। फिजिक्स में हमने इस चैप्टर में एक कन्वेंशन माना है कि जो टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज कौन सा होता है? जिस चार्ज को आप लेके आते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होता है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना है। टेस्ट चार्ज को आपको क्या लेना है? हमेशा पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया था, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो ये जो कन्वेंशन बनाया गया वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है? पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज जनरली क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव लेते हैं। अब बात आती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो कंसेप्ट दिया था वो फैराडे एक साइंटिस्ट है उसने दिया था, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। सबसे पहले फैराडे ने बताया था, फिर इसका हम यूज करने लगे। तो काफी जगह है इसका यूज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता लगा सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, strength of a electric field can be find out by two ways। मतलब किसी भी चार्ज की अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत के बारे में पता लगाना है, अगर किसी भी चार्ज की आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत के बारे में पता लगाना चाहते हो तो उसके दो तरीके। ताकत के बारे में क्या मतलब, क्या है स्ट्रेंथ? जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है +1 कूलम का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई तो देती नहीं है, सबको ही पता है। ऐसा नहीं है कि आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो यहाँ पे आसपास कुछ रंग बिरंगा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जिससे पता चल जाएगा हाँ इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देते, ऐसा कुछ होता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे ना। अब जैसे यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है तो इसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पता लगाना चाहते हैं कि दोनों ये जो चार्ज है इन दोनों चार्ज में से किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है, हम ये पता लगाना चाहते हैं। अब ये पता कैसे लगाएं वो ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आगे इस लेक्चर में। वो आपको आप कह रहे हो भैया हमें पता चल रहा है कि 10 कूलम जो चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी थोड़ी ताकत ज्यादा होगी। हाँ ठीक है, पता तो लग रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा आपको लग रहा है कि वैल्यू ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, वो तो सही है। लेकिन उसका जो फील आएगा ना वो आने वाला है इस लेक्चर में आगे। तो क्या पढ़ने वाले वो समझ में आया कि कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो हमने पढ़ लिया है।
उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत के बारे में पता लगाना कि उसकी ताकत कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, वो देखते हैं। तो किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ताकत को, उसकी स्ट्रेंथ को पता लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तरीके को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले तरीके को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दूसरे तरीके का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी भी चार्ज की ताकत के बारे में आप पता लगा सकते हो दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरे तरीके का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो इस चैप्टर में, चैप्टर जो चल रहा है आपका, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो तो पता चल गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक मेथड है जिस मेथड की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि किस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, राइट। तो कॉपी में हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। जैसा मान लो ये चार्ज है, बड़ा सा चार्ज है भैया, प्लस Q। तो इसके आसपास का ये एरिया पूरा देखो। तो ये जो प्लस Q चार्ज है जिसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाना चाहते हैं, इस प्लस Q चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। इस प्लस Q चार्ज को हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब जिस चार्ज को लेके आएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो वो चार्ज है Q0, तो जिस भी चार्ज को हम लेके आते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। उस चार्ज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेते हैं फिजिक्स में? पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है, याद रखना। तो जिस भी चार्ज को आप लेके आओगे वो टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं? हम पॉजिटिव लेते हैं। टेस्ट चार्ज के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको। टेस्ट चार्ज जो होता है ये क्या होता है? बहुत ही कमजोर। जो टेस्ट चार्ज होता है वो कैसा होता है? बहुत ही कमजोर। मतलब जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी ताकत बहुत कम होती है, ना के बराबर होता है, नुन्नू सा होता है, राइट, बहुत छोटा सा, राइट। तो प्लस Q के कंपैरिजन में ये जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा सा है, बहुत मतलब कमजोर है, कुछ भी नहीं है इसके सामने। मतलब ये बहुत, ये नहीं मान सकते ये हाथी है, प्लस Q चार्ज क्या हाथी है, ये मान लो, चलो लिख लो, समझ में आया, हाथी, ये हाथी है। और ये जो Q0 है ये लाल चींटी, ठीक है। तो मतलब प्लस Q बहुत बड़ा चार्ज है और जो Q0 है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो टेस्ट चार्ज के बारे में क्या याद रखना है? टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है किसके कंपैरिजन में? सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में। तो अगर सोर्स चार्ज हाथी है तो टेस्ट चार्ज क्या होगी? लाल चींटी होगी, तो बहुत छोटी होती है, वो सबको ही पता है। चलो अब देखते हैं, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। अगर मुझे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पता लगानी है तो कैसे लगाते? तो ताकत को पता लगाने का तरीका है, ताकत को पता लगाने का तरीका क्या है? जैसे प्लस Q की मुझे जो ताकत पता लगानी है वो इस पॉइंट पे लगानी है। टेस्ट इस सोर्स चार्ज की, इस प्लस Q चार्ज की ताकत मुझे इस पॉइंट पे पता लगानी है। तो उसके कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप कहां पे लिखे हैं? यहां पे लिखते हैं। तो पहला स्टेप लिख रहा हूं, कैसे लगाते हैं पता। सबसे पहले मतलब जहां पे भी आपको ना ताकत पता लगानी है सोर्स चार्ज की, वहां पे क्या करो, वहां पे टेस्ट चार्ज को रखो। पहला पॉइंट क्या समझा रहा हूं? प्लस Q की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत के बारे में पता लगाना है। तो मैंने बोला कि ताकत के बारे में पता कैसे लगाते हैं? जैसे मान लो इस पॉइंट पे हमें पता लगाना है कि इस प्लस Q की कितनी ताकत है। तो जिस भी पॉइंट पे आपको
ताकत के बारे में पता लगाना है, उस पॉइंट पे क्या करो, टेस्ट चार्ज रख दो। उस पॉइंट पे क्या करो, टेस्ट चार्ज रख दो। तो रख दिया, मान लो इस Q नॉट को यहां पे रख दिया। पहला स्टेप क्लियर। ये तो लिख दिया होगा कि ये प्लस Q क्या है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब देखो वहां पे क्या रख दो, टेस्ट चार्ज। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो प्लस Q सोर्स चार्ज है उसकी वजह से Q नॉट पे टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। सेकंड स्टेप में क्या निकालते हैं, फोर्स लगाना होता है। तो मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो फोर्स निकाल, फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q नॉट अपॉन में r²। ये हो गया। पहली चीज क्या थी, अगर किसी भी चार्ज के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है तो तरीका क्या है, जिस भी पॉइंट पे पता लगानी है उस पॉइंट पे क्या रखना है, टेस्ट चार्ज रखना है, ठीक है। ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद क्या करना है, सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे क्या निकालना है, आपको फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दिया। अब जो तीसरा स्टेप है, आप उस चार्ज की ताकत पता लगा सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिंबल होता है उसे E से डिनोट करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जस्ट स्पेस था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उस पॉइंट पे, E। तीसरा स्टेप क्या है कि जो भी आपने फोर्स निकाला है, उसे किससे डिवाइड कर दो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। ये किसकी वैल्यू देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, E इक्वल टू F की वैल्यू रख दो K Q नॉट अपॉन में r², नीचे भी है आपका Q नॉट से Q नॉट मारा, E क्या आ गया, K Q अपॉन में r²। ये है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। पूरा प्रोसीजर एक एक स्टेप करके आपको समझाया गया है। सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरीका है किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को पता लगाने का, ठीक है। कैसे लगाते हैं ताकत के बारे में पता, उसके कुछ स्टेप्स हैं, टोटल मिला के 3 ही स्टेप्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि आज तो आपको याद रहेगा लेकिन जब पेपर टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ोगे तब सारा दिमाग से निकल जाता है, सबको पता भैया, तो भैया को पता है आपके बारे में। चलो, तो उसके लिए हम पहले से तैयारी रखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, मान लो ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी थी, इसकी ताकत के बारे में पता लगाना था। तो जिस भी पॉइंट पे आपको पता लगाना वहां पे टेस्ट चार्ज रखो। टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है उससे फाइंड आउट करो। और थर्ड स्टेप क्या है, जो आपने फोर्स निकाला है उसे किससे डिवाइड कर दो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक बार इसे जल्दी से लिख लो पूरा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकला E इक्वल टू क्या होता है, K Q अपॉन में r², राइट। ये आपका फॉर्मूला निकला पहले तो। दूसरी चीज, इसकी जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट कैसे निकाल सकते हो। इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला था क्या था, इससे पहले जो लिखा था, फोर्स कितना लग रहा है अपॉन में टेस्ट चार्ज Q नॉट से। तो फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज न्यूटन पर कूलम। यहां से निकालोगे तो K की यूनिट पता होनी चाहिए आपको, Q R के तो पता है, इस वाले फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से SI यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूं सारे पॉइंट लिखते रहो, ये जनरली क्वेश्चंस में आपके यूज होते हैं। इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगा, लगेगा। और तो यहां से भी समझ सकते हैं ये स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, यहां पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही तो ये डायरेक्शन होगी, तो यहां से भी समझ सकते हो। चलो और पॉइंट लिखवाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब देखो इसमें ये पॉइंट नोट कर सकते हो, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सामने की तरफ, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हो, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। वो इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। मैं कहना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जनरली अभी के लिए ये बात याद कर लो, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। इसका अपोजिट, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, सेम रखी मैंने इस बारे में, ये रहा। और अगर मैं किसी नेगेटिव चार्ज को रखता हूं, जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, रखता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। यकीन मानो ये पॉइंट काफी ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या क्या चीज समझ में आई, एक बार रिवाइज करें जल्दी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, F अपॉन में Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा फार्मूला क्या है, KQ अपॉन में R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। ये दोनों पॉइंट याद रखने। अब देखो कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। अब ये फार्मूला है ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है आप सबको। जैसे एक फार्मूला है E इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर, यही आपका मेन फार्मूला है और यही जनरली यूज होगा आपका न्यूमेरिकल में, KQ अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे ये जो Q है ये सोर्स चार्ज है, ये याद। Q क्या है, सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं है, सोर्स चार्ज है, राइट, ये याद। सिंपल सी बात है, ताकत किसकी पता लगा रहे थे आप, सोर्स चार्ज की ना, तो सोर्स चार्ज ही तो रखेंगे, ठीक है। तो वहां से ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब देखो कुछ अंदर की बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना, E इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट, ये पहले फॉर्मूला था, फिर उससे ये आया, मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है। ये जो Q नॉट टेस्ट चार्ज है, सबको पता है। टेस्ट चार्ज को मैं लेक्चर में किससे डिनोट कर रहा हूँ, Q नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, दाल चीटी। तो ये टेस्ट चार्ज है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला है ना, इसे पूरी अच्छी तरीके से लिखते हैं, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। ये है पूरा बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला ही है। अब बात आती है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, मतलब ये महंगे शब्द यूज करते हैं, हम सस्ते शब्द में निपटा देते हैं काम को। मैंने बताया था आपको टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, बहुत बहुत ज्यादा कम होती है। और यहाँ पे भी यही चीज को डिनोट करा है कि जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, 0 के आसपास है, 0.0001 है, 0 नहीं है, 0.001 है समथिंग, राइट। तो लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 में क्या बता रहा है, पहले तो इस चीज को समझो कि ये यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज लिखा है इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, किसके कंपैरिजन में, सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में, राइट। ये सारी चीजें क्लियर। ओके, तो आप कह रहे हो भैया चलो ये याद रख लेंगे कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम होती है। अब हमें ये समझाओ कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम क्यों होनी चाहिए। ओके, तो इस पे इसका जो रीजन है वो समझा रहा हूं, राइट। अभी तक की सारी चीजें क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जस्ट तरीका है। इस तरीके की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी हम ताकत के बारे में पता लगा सकते हैं इसके फॉर्मूले से, राइट। इसके फॉर्मूले में कौन सा चार्ज आता है, सोर्स चार्ज। तो टेस्ट मतलब जो बेसिक्स ऑफ फार्मूला था उसमें जो टेस्ट चार्ज था उसकी वैल्यू बहुत कम क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है, आओ समझो। चलो इसका रीजन समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मान लो ये रिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसमें एक रेसलर है, ये रहा रेसलर। डायग्राम ऐसी है मेरे, चलो ये है भैया रेसलर। अब देखो ये रेसलर है, अब इस रेसलर की मुझे ताकत के बारे में पता लगाना है।
तो मैं क्या करूंगा, इसके सामने मैंने एक ऐसा इंसान रखा जो बहुत ही पतला है, बहुत मरियल सा है ऐसा, राइट। मैं मान लो इसके सामने ऐसा। अब देखो ये जो रेसलर है, ये रेसलर क्या करेगा, इस पे सारे के सारे पंच लगा सकते हैं, लात घूसे सब मार सकता है, जितने भी इसे पंच आते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी आती है वो सारे लगा सकते हैं। ये बेचारा सा पतला सा जो इंसान है वो अपोज ही नहीं कर पाएगा, इस पे ताकत ही नहीं है। तो मतलब ये जो रेसलर है इसके हम सारे पंच, सारे जो इसकी ताकत है वो हम देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये इसका अपोज नहीं करेगा। मतलब जैसे ये पंच मारेगा वो मतलब इस पे लगेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि इसने पंच मारा है, इसने बेसिकली बच गया, डॉस कर दिया, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो रेसलर है इसकी सारी ताकत हम पता लगा सकते हैं अगर इसका जो अपोनेंट है वो क्या हो, बहुत ही ज्यादा क्या हो, कमजोर हो, राइट। अब वही मान लो कि अगर इस रेसलर के सामने एक ऐसा रेसलर रख लेते जो थोड़ा सा ताकतवर होता, तो सिंपल सी बात है, इसकी ताकत तो पता नहीं लगा पाते, लेकिन वो जो ताकतवर रेसलर है वो इसे और मारता, राइट। तो अगर मुझे रेसलर की पूरी ताकत पता लगानी है तो क्या करना है, इसके सामने जो मैं रेसलर रखूंगा वो कमजोर रखूंगा, तभी इसके सारे पंचेस, सारे कैसे किक मार रहा है, कैसे उठा उठा के पटके दे रहा है वो पता लग सकता है मुझे। अब देखो, अब इसी एग्जांपल को कंपैरिजन करो चार्ज से। कैसे, देखो मान लो ये चार्ज है, ये क्या है, सोर्स चार्ज, और ये यहां पे रखा मैंने टेस्ट चार्ज। अब देखो मुझे इस चार्ज की ताकत के बारे में पता लगाना है, इस चार्ज की क्या करना है, मुझे ताकत के बारे में पता लगाना है। अब ये जो चार्ज है, अब ये जो चार्ज है प्लस क्यू, वो इस पे फोर्स लगाएगा तो सारा का सारा फोर्स इस पे लगेगा, राइट। अब ये जो क्यू नॉट है ये कमजोर है, ये क्या है, कमजोर है। अब ये कमजोर है तो उसकी वजह से क्या है, ये सारा का सारा फोर्स सह लेगा। अगर ये थोड़ा सा भी ताकतवर होता ही गुस्सा हो जाता, मैं नहीं जा रहा तेरा फोर्स, तो ये सारा का ये जो चार्ज है उसमें फोर्स लगाता है, ये सहता नहीं, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता है। लेकिन ये कमजोर है तो ये जो चार्ज है वो अपना सारा का सारा फोर्स इस पे थोप सकता है, लगा सकता है। इसलिए जो टेस्ट चार्ज रखते हैं सोर्स चार्ज के सामने वो बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, राइट। तो आई होप इतनी मेहनत जो मैंने करी यहाँ पे ये समझाने में, जस्ट छोटी सी चीज की जो टेस्ट चार्ज है वो कमजोर क्यों होना चाहिए सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में, तो वो क्लियर होगा, राइट। अगर टेस्ट चार्ज थोड़ा स्ट्रांग होगा तो हमें इसकी ताकत के बारे में पता नहीं चल पाएगा। ये जो टेस्ट चार्ज है वो भी क्या करेगा, सोर्स चार्ज पे फोर्स लगाएगा, वो भी ये भी टेस्ट चार्ज क्या करेगा, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएगा। तो सबसे पहले हमने लेक्चर की स्टार्टिंग करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पे आए, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला हमने देखा, उसमें दो चीजें हमें पता चली, एक होता है सोर्स चार्ज, एक होता है टेस्ट चार्ज। दोनों के बारे में हमें क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई। ओके, अब बढ़ाते हैं इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो ये आई के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। तो यहां से कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। वो क्या फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। मतलब डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो उस क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो कम होगी। तो अगर पेपर में ये नंबर का क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इजी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने आपको सिखा रखा है ग्राफ कैसे बनेगा, कर्व शेप में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी y एक्सिस में, x एक्सिस में डिस्टेंस लिख दिया, और ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये नोट कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो कूलम्बिक फोर्स था दोनों क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो इलाका है वो कहां तक रहने वाला है, इसकी जो ताकत है वो कहां तक है, राइट। तो किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो इंफिनिटी तक होती है। मतलब इंफिनिटी तक वो अपनी ताकत लगा सकता है, भले ही कम लगेगी लेकिन लगा सकता है। ये चीज मैं कैसे कह रहा हूं उस चीज को समझाता हूं। ये तो समझ में आ गया होगा, E वर्सेस R का ग्राफ अगर बनाना है तो इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, इजी है। ओके, इसे मिटा रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा था कि किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक जा सकती है। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। तो किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटेंड करती है कहां पे, इंफिनिटी तक, राइट। अब इसे कैसे समझा सकते हो किसी को, इस लाइन का मतलब क्या है, किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंफिनिटी पे जाके खत्म होगी, राइट। तो इसे कैसे समझा सकते हो, उसे बोलना भैया, जैसे कि आपके चाचा ने पूछ लिया तो समझाना उन्हें बताना कि E का फॉर्मूला होता है KQ/R²। आप बोलना R की वैल्यू हम यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे, R इंफिनिटी को टेंड करेगा, या फिर R की वैल्यू इंफिनिटी रख लो। तो 1/इंफिनिटी आप बताना कि 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जाके खत्म होगी, इंफिनिटी पे जाके। तो ये इसका, तो इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो कॉपी में हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हमारा टॉपिक है। तो फॉर्मूला क्या था अभी तक, देखो E = KQ/R² था फॉर्मूला, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे अगर मैं वेक्टर साइन डालता हूं तो क्या ये सही है, तो आप बोलोगे भैया ये सही नहीं है, ये तो स्केलर वैल्यू है, यहाँ वेक्टर है, तो इस तरफ भी कुछ वेक्टर होना चाहिए। फिर आप बोलोगे कि आपने हमें बता रखा है कि अगर यहाँ पे भी मुझे वेक्टर लाना है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को दिखाना, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे मुझे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, क्या होता है, जैसे ये F वेक्टर है तो फॉर्मूला आपके लिए डिराइव करता हूं मैं, ये मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे F वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये F का जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे आएगा और ये, तो इस तरीके से हमने क्या करा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बना लिया। तो यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे KQ/R² और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, R वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हो। तो डायरेक्टली क्या आ गया, E = KQ/R³। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये है आपका प्रोसीजर। बहुत इजी था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। पेपर में नहीं आता लिखने के लिए, पेपर में जनरली आता है कि जो कूलम्स लॉ है उसे वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, राइट। तो ये चीज जनरली नहीं आती, तो काफी इजी था। क्या, पहले मैंने यहाँ पे वेक्टर लगाया था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा रखा, फिर जस्ट सॉल्व करा, तो ये होगी चीजें, ओके। अब जैसे बहुत सारे चार्जेस हैं और बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर मुझे एक सिंगल पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो कोई नई चीज नहीं है, वो आपको मैंने सिखा चुका हूं। तो यहाँ पे भी एक कंसेप्ट यूज होता है एंड वो कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर, तो ये कॉपी में हेडिंग डाल सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, चाह रहा हूं, जैसे मान लो ये पॉइंट दे दिया ना आपको, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए चार्ज है पॉजिटिव Q1, यहाँ पे मान लिया नेगेटिव चार्ज है Q2 और यहां मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज है Q3। तो ये जो प्लस Q1 चार्ज है ये वाला, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी, मान लेते हैं E1, नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ और इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ। तो ये मान लेते हैं E2, ये मान लेते हैं E3।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है कि इन तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना वो क्या आएगी, ई नेट। इन तीनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या करो, वेक्टर सम करो, E1 प्लस E2 प्लस E3। मतलब कुछ नहीं है, जो चीज आपको कूलम्स लॉ में पढ़ा दी थी वही चीज यहाँ पे यूज की है। तो कितने भी चार्जेस हो उन सारे चार्जेस की वजह से अगर आपको एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना, सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और सबका क्या करना है, वेक्टर समेशन करना है, राइट। तो काफी ज्यादा थियोरेटिकल बातें हो गई हैं। आई होप आपको सारी की सारी जो थ्योरी वाली चीज है वो समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे न्यूमेरिकल्स। ओह, तो यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1, यहाँ मान लो प्लस Q2, यहाँ मान लो प्लस Q3। डिस्टेंस है ए ए ए, ये स्क्वायर, और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट का नाम दे दो O पे। मतलब क्वेश्चन है आपसे फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। तो क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इजी सा लग रहा होगा। आप कह रहे भैया ये तो कूलम्स लॉ वाले न्यूमेरिकल्स नजर आ रहे हैं। तो हाँ भाई, वही न्यूमेरिकल्स हैं, वही सेम टू सेम कांसेप्ट है, बस फॉर्मूला चेंज होगा। तो क्या क्या स्टेप्स बताए थे, जिस भी पॉइंट पे आप कूलम्बिक फोर्स निकाल रहे हो उस पॉइंट पे क्या बनाओ, डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन बनाएंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाएंगे। तो ये प्लस Q3 है, तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर की तरफ होती है, तो E3, इसकी वजह से E3 मान लो। ये Q1 है तो इसकी वजह से इस तरफ होगी, ये E1 मान लो। ये Q2 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, इसे क्या मान लो, E2 मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आए उसमें से जो भी रिस्पेक्टिव चार्जेस हैं उनकी जो भी फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बना दी। अब वैल्यू निकाल लो। E1 की वैल्यू बताओ क्या होगी। E1 की वैल्यू यहां लिख रहा हूं मैं, K Q1, और डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, मैंने बोला है कि इस फॉर्मूले में जो चार्ज आता है वो सोर्स चार्ज होता है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो इसकी वजह से निकाल रहे हैं तो यही आएगा। Q3 की वजह से भी सेम ही होगी, T3 की वजह से क्या आएगी, K Q3 अपॉन में A स्क्वायर। E2 क्या आएगा, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो निकाल दोगे। आप कहोगे कि भैया ये वाला जो डिस्टेंस है पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा √2a। तो आपका E2 क्या आ जाएगा, K Q2 अपॉन में √2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है भाई डायरेक्टली मैथ्स की तरीके से नहीं जोड़ सकते, आपको यहाँ पे यूज करना होगा वेक्टर। तो वेक्टर का यूज करके जोड़ोगे। तो E1 और E3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो E1 और E3 का E नेट निकालो पहले। तो E1 और E3, अब देखो E1 और E3 की वैल्यू सेम है, मतलब चार्जेस अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेस अगर यही लेना चाह रहे हो तो ऐसे कर सकते, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो E नेट निकाल लो, कोई नहीं। E नेट क्या आएगा, E1 और E3 का निकाल रहे हैं, तो E1 इस डायरेक्शन में, E3 आपका नीचे वाली डायरेक्शन में। तो E1 और E3 का जो नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे, E1 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस 2E1 E3 cos थीटा। अब देखो थीटा कितना बन रहा है, E1 और E3 के बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये पूरा जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो ये हट गया यहां से, ठीक है। तो E नेट क्या आ जाएगा आपका, रूट में K Q3 अपॉन में A स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस K Q1 अपॉन में A स्क्वायर, ठीक है। अब देखो E नेट और E2 की डायरेक्शन सेम है, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो जो E रिजल्टेंट आ जाएगा उसमें कुछ नहीं करना, दोनों की वैल्यू को प्लस कर देना है। तो E रिजल्टेंट क्या आएगा, E2 की वैल्यू को किसके साथ जोड़ना है आपको, E नेट के साथ जोड़ना है, राइट। तो E नेट के साथ जोड़ दो, तो जो भी आंसर आएगा वो E रिजल्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन आए डायग्राम वाले या कूलम्स लॉ के क्वेश्चन आए,
दोनों को करने का तरीका सेम है, बस दोनों का फॉर्मूला अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ये याद रखना है कि जो चार्ज आता है वो सोर्स, वो कौन सा चार्ज आता है, सोर्स चार्ज आता है। वही डायरेक्शंस पहले बनाने, सबकी वैल्यूज निकालनी है, जो इन्हें ऐड अप करना है उसका तरीका क्या है, वेक्टर समेशन, राइट। ये सारी चीजें हो गई। ओके, तो ये न्यूमेरिकल तो कह रहे भैया ये तो आसान था, ये आसान था। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, वो आपको करके लाना है कहां से, घर से। तो घर पे उसे ट्राई आउट करना है आपको। तो सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रायंगल वाला दे देता हूं, एट माइनस क्यू। आपको इस माइनस क्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, घर से फाइंड आउट करके लानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो घर से ये, घर के लिए क्वेश्चन उतारो जल्दी से। तो उतार लिया होगा आपने। अब करते हैं कुछ नया न्यूमेरिकल। तो कॉपी में निकालो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मान लो दो चार्जेस है, मान लो एक है मान लो 10 कूलम का चार्ज और एक मान लो आपका है -2 कूलम का चार्ज, ठीक है। ये हो गया। और इनके बीच का डिस्टेंस ले लो 8 सेंटीमीटर। और आपको ये O पॉइंट है और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आपका मान लो 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है काफी इजी है, जस्ट अभी तो वार्म अप करवा रहा हूं। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, दो चार्जेस हैं 10 कूलम -10 कूलम -2 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। आपको O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये वाला डिस्टेंस भी आपको गिवन है, ठीक है। तो करो, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो और पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, राइट। तो पहले खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। जल्दी से दिमाग लगाओ थोड़ा। तो पॉज करके आप करना। अब देखो, अगर किसी के माइंड में नहीं आया है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो मैं सिखाता हूं आपको। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी नेट। तो 10 कूलम की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहां, इस तरफ होगी, तो इसे E1 मान लो। और -2 कूलम की वजह से भी इसी तरफ होगी, तो इसे क्या मान लो, E2। तो E नेट निकालना है, तो E1 और E2 को जोड़ेंगे और E1 और E2 की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो इट मींस डायरेक्टली से हम जोड़ सकते हैं। तो E नेट क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। E नेट क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। ओके, अब E1 की वैल्यू चाहिए, तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K। Q1 आपका 10 होगा, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 10 की पावर मीटर में चेंज कर दिया, -2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जनरली डायरेक्शंस, मतलब जब आप वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, तो 2 आ जाएगा और डिस्टेंस 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। जैसे आप घर पे सॉल्व कर सकते हो आगे की वैल्यू। तो E नेट इस तरीके से निकाल दो। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ नहीं करना, जिस भी पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे क्या करो, दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाओ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट। डिस्टेंस आपको चाहिए तो देख लेना, सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता ही है सब, जो भी चीजें। तो पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया डायग्राम के क्वेश्चन, जो आपको कूलम्स लॉ के, अगर किसी ने कूलम्स लॉ पढ़ा है थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, तो कूलम्स लॉ का जो न्यूमेरिकल्स का मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है जो YouTube पे है। तो कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स का लेक्चर देखो, उससे आपके कांसेप्ट बिल्ड अप होंगे और तब जाकर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स करते हो तो और ज्यादा आपको मजा आएगा, राइट। तो कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो है उसे जरूर देखें। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बोल दिया ये +2 कूलम है और ये बोल दिया मान लो +8 कूलम है, राइट। और इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया, मान लो इनका बीच का डिस्टेंस दे दिया समथिंग इज 0। इस वाले न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट।
तो पहले कॉपी में है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, डायग्राम बना के दे रखा है, हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक, देखते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है, कूलम्स लॉ में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करवाई है मैंने। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ, सेकंड मान लो यहाँ, थर्ड। तो फर्स्ट पे चलते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, इस तरफ अवे, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो भैया इनका रिजल्टेंट जीरो तो नहीं आएगा। इस पॉइंट पे चले, इसकी वजह से अवे पॉजिटिव है तो अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस +2 कूलम की वजह से भी अवे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, दोबारा से जीरो नहीं आएगा। तो मतलब ना तो फर्स्ट हो सकता है ना तो थर्ड हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी वो 8 कूलम और 2 कूलम के कहीं बीच में आएगी, मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट पे निकाल। हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं कि वो x डिस्टेंस पे, किससे, 2 कूलम से, x डिस्टेंस। मान लो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, राइट, एट x डिस्टेंस। कैसे जीरो होगी वो फील करवाता हूं पहले। इस +2 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इस तरफ होगी, इसकी वैल्यू E1 मान लो, और इस 8 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहां होगी, इस तरफ होगी, इसे क्या मान लो, E2 मान लो। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब जीरो आने के चांसेस बनते हैं। सेम डायरेक्शन में होंगे तो जीरो तो कभी नहीं आ सकता, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जीरो आ सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, तो देखते हैं किस x की वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पे जीरो होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट, तो पहले E1 की वैल्यू निकाल लो, जो इसकी वजह से है। लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन होती है E1 E2 किसको लिया मैंने, तो E1 किसकी वजह से, due2 प्लस 2 कूलम, और E2 किसकी वजह से है, due2 प्लस 8 कूलम। ठीक है, अब E1 की वैल्यू निकालते हैं। E1 की वैल्यू क्या है, E1 और E2 क्या है, इक्वल है। ओके, E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K प्लस 2 कूलम x स्क्वायर, E2 की वैल्यू 8 कूलम की वजह से, तो K 8, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा, अगर ये x है तो 4, ये क्या हो जाएगा, 4 - x तो नहीं होगा कहीं, यही होगा भैया। ओके, तो 4 - x यहां पे रख दो, उसका स्क्वायर, k से k कैंसिल आउट, 2 4 जा 8। ठीक है, इसे आगे करते हैं सॉल्व। तो 4 - x का होल स्क्वायर पर आ जाएगा, नीचे x स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा, 4। टेकिंग, इसके आगे यहां करा मैंने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट अगर दोनों साइड लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 4 - x अपॉन में x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो 4 - x इक्वल टू 2x, 2x प्लस x 3x, 4 अपॉन में 3, आगे x की वैल्यू 4/3। 4/3 का मतलब होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस पे है, राइट। अब देखो यहां से समरी लिख सकते हो, ये पहले भी लिखवा चुका हूं मैं। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आए जिसमें दोनों चार्जेस अगर सेम नेचर के, चाहे पॉजिटिव हो दोनों, चाहे नेगेटिव हो, तो कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगी, राइट। तो अगर दोनों चार्जेस प्लस प्लस हैं या फिर माइनस माइनस है, तो इसमें लिख सकते हो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन टू चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो कहां पे होगी, दोनों चार्जेस के बीच में, राइट। लेकिन अगर नेचर अपोजिट है, एक +2 कूलम है और एक यहाँ पे -8 कूलम होता, तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स जीरो नहीं होता, तब बाहर होता। अगर नेचर अपोजिट है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बाहर होंगी, नेचर सेम है तो अंदर होंगे, ये चीज याद रख लो, राइट। इसमें थोड़ा सा डीप डिटेल में ये चीज भी याद रख सकते हो कि जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो कूलम्बिक फोर्स है वो जीरो कहां पे होगा, छोटे चार्ज के पास, वो दोनों केस में होगा, चाहे दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो या अपोजिट। यहाँ पे देखो
जीरो कहां पे है, छोटे चार्जेस के पास ही तो है वैल्यू, ये कितनी वैल्यू 4/3, मतलब इसके पास ही तो ये पॉइंट, मतलब जिस भी पॉइंट पे E जीरो होगा वो छोटे चार्ज के पास होगा, चाहे वो सेम नेचर की बात होगी या अपोजिट नेचर की बात होगी। तो अगर इसे फील करना है तो ये मैंने आपको फील करवाया था कूलम्बिक लॉ के, कूलम्ब जो फोर्स था उसके न्यूमेरिकल्स में, तो वहां पे आप देख सकते हो इस चीज को फील करना। ये तो समझ में आ ही गया और ये भी पता चल गया कि आपको अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस है तो